हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केडी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे बेटा। देखिए बेटा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की कि एंटीजन क्या होते हैं। ठीक है, एंटीजन की डेफिनेशन क्या होती है, एंटीजन का वेट क्या है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में की। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एंटीबॉडी की डेफिनेशन क्या थी, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर क्या थी। ठीक है, ये सब बातें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें ये बात करनी है कि एंटीबॉडीज़ हमारे कितने टाइप्स की होती हैं और उन सभी एंटीबॉडीज़ का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। तो उसमें देखिए, सबसे फर्स्ट जो आता है कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो होती है वो 5 टाइप्स की हैं। हमारे पास टोटल कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज़ हैं? 5 टाइप्स की। ठीक है, उसमें से सबसे फर्स्ट है हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन एल्फा, सेकंड है हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन गामा, थर्ड है हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा, फोर्थ है हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन, एंड फिफ्थ है इम्यूनोग्लोबिन म्यू। एम मीन्स म्यू, आई जी ए मीन्स क्या है? एल्फा, फिर है आई जी जी इम्यूनोग्लोबिन गामा, फिर आई जी डी, आई जी का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन, डी मीन्स डेल्टा, आई जी ई मीन्स एप्सिलॉन और आई जी एम मीन्स म्यू। तो ये हमारे पास टोटल 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो होती है। ठीक है बेटा, अब देखिए कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये एंटीबॉडीज़ जो हैं इनकी जो हैवी चेन है, हैवी चेन के बेसिस पर हमने इन एंटीबॉडीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एंटीबॉडीज़ में हैवी चेन के बेसिस पर हमने जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको 3 जो कैटेगरीज हैं उनमें डिवाइड किया है। एक होता है मोनोमेरिक, दूसरा है डाइमेरिक, तीसरा है पेंटामेरिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्ज़ाम के वे से आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किया गया है कि मोनोमेरिक जो एंटीबॉडी है उसका एग्जाम्पल बताइए, या डाइमेरिक एंटीबॉडी का एग्जाम्पल बताइए, या पेंटामेरिक एंटीबॉडी का एग्जाम्पल बताइए। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास जो टोटल 5 एंटीबॉडीज़ हैं उनमें से जो इम्यूनोग्लोबिन गामा है, डेल्टा है और एप्सिलॉन है, ये तीनों जो एंटीबॉडीज़ हैं ये मोनोमेरिक होती हैं। जबकि हमारे पास जो एल्फा है, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, ये डाइमेरिक होता है, और जो इम्यूनोग्लोबिन म्यू है ये पेंटामेरिक होता है। ठीक है बेटा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बार बना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान दे लेना है। आप नोट्स बनाते टाइम इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना, एग्जाम के वे से यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन किया गया है। उसके बाद इसी वे में हम बात करेंगे और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखिए, इन जो एंटीबॉडीज़ हैं 5 टाइप्स की, इनमें क्या क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहला जो हम बात करें इम्यूनोग्लोबिन गामा, तो देखिए बेटा, जो गामा इम्यूनोग्लोबिन है, इस गामा इम्यून ये हमारी बॉडी की सबसे मेन एंटीबॉडी है, मेन एंटीबॉडी ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहीं से क्वेश्चन आता है क्या, इट कैन क्रॉस प्लासेंटा। क्वेश्चन आता है कि विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लासेंटा। तो आपको याद रखना है कि जो गामा इम्यूनोग्लोबिन है, गामा जो एंटीबॉडी है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। अब प्लासेंटा क्या होती है बेटा, तो देखिए आपको ये याद रखना है कि जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो जो है वो मदर बॉडी में होता है। ये मान लीजिए ये मदर का यूटेरस है, मदर बॉडी में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रखा है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये मान लीजिए यूटेरस है, यूटेरस के अंदर ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो और यूटेरस इन दोनों को आपस में कनेक्ट रखने का एक स्ट्रक्चर वर्क करती है, या हम यूँ कहें कि इन दोनों को कनेक्ट रखती है एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी एंटीबॉडी जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो गामा इम्यूनोग्लोबिन जो है, गामा एंटीबॉडी जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, और जो हमारा ब्लड सीरम होता है, ब्लड में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम ब्लड सीरम कहते हैं। ठीक है ना, ब्लड में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम ब्लड सीरम कहते हैं। तो ब्लड सीरम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है, ब्लड सीरम में सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो किसकी होती है, गामा इम्यूनोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ब्लड सीरम में हाईएस्ट होती है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें, देखिए सेकंड, ये जो गामा इम्यूनोग्लोबिन है इससे रिलेटेड बनने वाले ये क्वेश्चंस हो गए हैं। उसके बाद हम बात करें म्यू, तो म्यू से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन की एंट्री होगी, कोई सपोज कीजिए हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर कर गया है, तो एंटीजन की एंट्री होने के बाद सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगी हमारी बॉडी में वो कौन सी बनेगी, इम्यूनोग्लोबिन म्यू, IgM सबसे पहले हमारी बॉडी में बनती है जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, एंटीजन के रेस्पॉन्स में जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनेगी वो म्यू होगी। उसके बाद हमारे पास आता है IgA, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। अल्फा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, क्या कि फाउंड इन मदर्स मिल्क कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, देखिए बेटा कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद जो वो अपने बेबी को फर्स्ट मिल्क जो पिलाती है, ठीक है, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में ये कहें कि मदर का जो फर्स्ट मिल्क है उसे हम कोलेस्ट्रम कहेंगे, और उस कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, अल्फा एंटीबॉडी जो है वो कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यही एंटीबॉडी जो है वो बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। आजकल हमने सब ने सुन रखा है, जैसे हमने देखा है हमारे जो कल्चर है उसमें क्या किया जाता है कि जब कोई बच्चा घर में होता है तो उसको क्या की जाती है, घुट्टी पिलाई जाती है, बड़े बुजुर्ग की, अपने दादा की, पापा की, इन लोगों की क्या होती है, घुट्टी पिलाई जाती है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो मना करते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको बच्चे को 6 महीने तक तो बाहर का कुछ पिलाना ही नहीं है दूध के अलावा। तो वो क्यों, क्योंकि मदर मिल्क में क्या प्रेजेंट है बेटा, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और वो एंटीबॉडी क्या कर रही है, बच्चे की प्रोटेक्शन कर रही है इन्फेक्शन से। मेनली किसमें, मेनली बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है ना वो या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, या तो रेस्पिरेशन में बच्चे को प्रॉब्लम होगी, या बच्चे को प्रॉब्लम होगी डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन अल्फा है ये बच्चे को रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ताकि बच्चा जो है वो डिजीज से क्या रहे, फ्री रहे। अब यदि हम बच्चे को बाहर से कुछ पिलाएंगे तो क्या होगा, बच्चे को वो उतनी इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी और बच्चा क्या रहेगा, डिजीज जो है कैच कर लेगा। तो क्या कह रहा है, देखिए दिस एंटीबॉडी इज वाइटल फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है IgE, इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन। तो इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन जो है हमारी बॉडी में जितनी भी एलर्जीज होती हैं, एलर्जीज से रिलेटेड जो एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करती है वो एप्सिलॉन होती है। और ये क्वेश्चन जो है बेटा ये 2018 एग्ज़ाम में आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको जो मैंने ये सब बताए हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताए हैं कि बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और वो इसी तरह से आते हैं। तो ये एंटीबॉडी जो हमारे पास थी उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हमने बात की। अब ये तो एंटीबॉडी के टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी से रिलेटेड जो ये हमारा टॉपिक था आज का वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप सभी बच्चों को ये एंटीबॉडी वाला टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स में क्या है, देखिए कि कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने क्या देखा कि हमारी जो ब्लड में आरबीसी है उस आरबीसी के ऊपर भी एंटीजन प्रेजेंट हैं। उन्होंने देखा कि आरबीसी की जो सरफेस है उस सरफेस पर भी एंटीजन प्रेजेंट हैं। तो उन्होंने देखा कि जो आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेसिस पर उन्होंने हमारे लिए 4 ब्लड ग्रुप्स जो है क्लासिफाई किए। कौन कौन से, ए बी एंड ओ। कैसे किए पहले हम उसकी बात करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेरियस एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, कार्ल लैंडस्टीनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन किसने दिया,
कार्ल लैंडस्टीनर ने, ना कि आज के लिए, ना कि 10th क्लास के लिए, ये बहुत साल तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता रहेगा आपके पास। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन किया आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके बेसिस पर। और हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें बात कर रखी है कि आरबीसी की जो सरफेस है उस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होते हैं, लेकिन समटाइम्स हमारी बॉडी में भी एंटीजन होते हैं, तो ये वही एंटीजन है। अब आरबीसी की सरफेस पर नॉर्मली 2 टाइप के एंटीजन आपको देखने को मिलते हैं। आरबीसी की सरफेस पर आपको नॉर्मली 2 टाइप के एंटीजन जो है देखने को मिलते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ठीक है, आरबीसी की सरफेस पर आपको 2 टाइप्स के एंटीजन देखने को मिलेंगे, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। और इन्हीं एंटीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पर हमारे पास टोटल 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, जो आपने 8th क्लास में भी पहले पढ़ रखा है, लेकिन आज हम वापस अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और ब्लड ग्रुप का जो ये क्लासिफिकेशन है, ब्लड ग्रुप का जो ये क्लासिफिकेशन है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ABO ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या होता है, किस तरह से होता है, सब की हम बात अच्छे से करते हैं। ये हमारे सामने एक टेबल है, आपको सभी को दिखाई दे रही होगी। इसमें देखिए ये A पॉजिटिव A नेगेटिव क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि हमारे पास जो है मेनली 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, A, B, AB एंड O। अब देखिए जो A ब्लड ग्रुप है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप A है उसकी सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर A एंटीजन प्रेजेंट है। और आपको याद रखना है कि उसके पास जो एंटीजन होगा, एंटीबॉडी उसके ऑपोजिट होगा, एंटीबॉडी उसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो देखिए उसकी ब्लड में एंटीबॉडी कौन सी है, बी। ए क्या जो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन था ए, एंटीबॉडी है बी। ठीक है, उसी तरह से देखिए जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है उसकी आरबीसी पर एंटीजन है बी और उसकी ब्लड में एंटीबॉडी है ए, ऑपोजिट है। ठीक है, उसी तरह से जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है उसकी आरबीसी पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए एंड बी दोनों, लेकिन उसकी ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है ना, क्या पढ़ा हमने, ए ब्लड ग्रुप जिसका है उसकी सरफेस, आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप जिसका है उसकी सरफेस पर बी एंटीजन है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसकी सरफेस पर ए एंड बी दोनों एंटीजन है। ठीक है, और उसकी जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडी है ही नहीं। और आपको ये याद रखना है कि जब किसी पर्सन के ब्लड ग्रुप में या ब्लड में एंटीबॉडी नहीं है तो वो पर्सन किसी से भी ब्लड जो है वो ले सकता है। अब हमने क्या पढ़ा कि ए बी जो है उसकी सरफेस पर उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब एंटीबॉडी नहीं है इसका मतलब जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी वाला जो है वो क्या हो गया बेटा, ए बी वाला जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर हो गया, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसी के बाद हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप, तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसकी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता और उसकी ब्लड में दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। याद देखिए क्या कह रहा है, एंटी ए एंड एंटी बी बोथ प्रेजेंट, एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, एंटीजन एक भी नहीं है। अब इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है और जब किसी ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं होता तो वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसे ए बी वाले के पास एंटीबॉडी नहीं थे तो उसने किसी से भी ब्लड ले लिया, ओ वाले के पास एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है और किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया, यूनिवर्सल
डोनर। जैसे विकी डोनर था ना, वैसे ही ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। ठीक है बेटा, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर हो गया और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया। क्लियर है सभी के बेटा? ठीक है ना। अब देखिए, आप ये याद रखिए कि जिस पर्सन की सरफेस पर जो एंटीजन है, जिस पर्सन की सरफेस पर जो एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप वही होगा। अब आपको कोई ये कहे कि आपकी जो आरबीसी की सरफेस है उस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, आपको ये कोई ये कह रहा है कोई एक पर्सन कि आपकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ओ है। आपकी आरबीसी की सरफेस पर यदि दोनों एंटीजन हैं, इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। यदि आपकी आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है, ए है तो ए है। ठीक है बेटा, ये था हमारा ब्लड ग्रुप का सिस्टम, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। उसके बाद हम बात करें, हमारे पास एक और ब्लड ग्रुपिंग है जिसे आर एच ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। आर एच ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, देखिए कि एक जो मकाका रिशस मंकी था, इस मकाका रिशस मंकी में एक और फैक्टर जो है, एक और एंटीजन जो है उसको डिस्कवर किया गया। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन है, वैसे ही आरबीसी की सरफेस पर ये दो एंटीजन ही नहीं होते। साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि एक एंटीजन और है और उस एंटीजन का नाम क्या है, आर एच फैक्टर। क्या कहा जा रहा है, आर एच फैक्टर इज ए प्रोटीन ऑफ अबाउट 417 अमीनो एसिड। आर एच फैक्टर जो है क्या है, एक टाइप का प्रोटीन ही है और उस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड हैं, 417। आपको याद रखना है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। रोटियां जैसे आटे से मिलकर बनती है ना, वैसे ही प्रोटीन जो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन की डिस्कवरी किस में की गई, प्रोटीन की डिस्कवरी की गई मकाका रिसस मंकी में। मकाका रिसस मंकी में जो है आर एच फैक्टर की डिस्कवरी की गई। ये भी कहाँ मिल रहा है हमें, इट इज़ ऑल्सो फाउंड ऑन आरबीसी, ये भी हमें आरबीसी की सरफेस पर ही मिल रहा है। ठीक है, इफ आर एच एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ब्लड इज कॉल्ड आर एच पॉजिटिव। यदि किसी पर्सन की आरबीसी पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, आर एच पॉजिटिव। यदि किसी पर्सन की आरबीसी की सरफेस पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव, और यदि आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आर एच नेगेटिव। ठीक है बेटा, याद रह जाएगा सभी को। और इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इस सिस्टम को हम कहेंगे, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड आर एच ग्रुपिंग। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम आर एच ग्रुपिंग कहते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हमारे वर्ल्ड की जो 85% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो 85% पॉपुलेशन है वो आर एच पॉजिटिव है। ठीक है, आर एच पॉजिटिव है वर्ल्ड की 85% पॉपुलेशन, और जो रिमेनिंग 50% रह गई वो आर एच नेगेटिव है। ठीक है बेटे, सभी को क्लियर है ना। अब देखिए, हमारी बॉडी में 5 डिफरेंट टाइप्स के आर एच फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में 5 डिफरेंट टाइप के आर एच फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं, आर एच डी, आर एच ई, आर एच स्मॉल ई, आर एच कैपिटल सी एंड आर एच स्मॉल सी। याद रखना है, ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास मेनली 3 ही है, डी ई सी। डी एक बार है, ई 2 बार है, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, सी 2 बार है, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल। ठीक है, तो टोटल 5 टाइप के जो हैं वो हमारे पास आर एच फैक्टर हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है, वो यहाँ से है, मोस्ट डोमिनेंट आर एच फैक्टर। मोस्ट डोमिनेंट आर एच फैक्टर, सबसे ज़्यादा मिलने वाला आर एच फैक्टर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा मिलने वाला आर एच फैक्टर जो है वो कौन सा है, आर एच डी। आर एच डी जो है वो 85% 85% जो फ्रीक्वेंसी है उसमें मिलता है, मतलब इसके मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना, तो आर एच डी जो है वो मोस्ट डोमिनेंट आर एच फैक्टर है। यहाँ से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ओवर होता है।
आई होप सभी को समझ आया होगा। यदि किसी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की बेटा क्वेरी रहती है तो बी फ्रैंक आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसे आप ऑनलाइन क्लास ना समझें, इसे आप एज ए क्लास, जो क्लास टीचर होता है आपके पास उसी तरह से लेकर चले। आपको यदि कोई क्वेरी रहती है, आपको यदि कोई डाउट है तो बेझिझक पूछिए ना, क्या प्रॉब्लम है। जब आप टीचर से जब तक बेटा दूर रहेंगे, जब तक आपके बीच और टीचर के बीच कम्युनिकेशन गैप रहेगा, तब तक आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको कुछ सिखाने का काम आपका टीचर ही करेगा। और यदि आपका और टीचर का कम्युनिकेशन गैप है तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, वो अपने टीचर से ज़रूर पूछिए, ठीक है। और यहाँ आपके पास मैं हूँ, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या मेरी मेल आईडी पर या मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आज फिर से अलविदा लेता हूँ। कल आपके साथ वापस हाजिर रहूँगा एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।